में राजेश साहब, जैसा कि कुछ हफ्तों से विवाद चल रहा है खासकर अधिवक्ताओं का। अधिवक्ता के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी और उसके बावजूद सरकार अभी तक कार्रवाई नहीं की है, ना तो पुलिस वाले के ऊपर ना जिला जज के ऊपर। इससे के बारे में बात करना चाहेंगे। हम जिला कचहरी में ही है, जिला कोर्ट में ही है। पहले तो अपना परिचय दें आप। मैं एडवोकेट प्राची प्रियंका, जिला गाजियाबाद से हूँ। ठीक है, हम यहीं से रजिस्टर्ड हैं एडवोकेट्स, और हमारे लिए बड़े दुखद बात है। सबसे पहले तो लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हुआ क्या है। आम जनता बहुत हद तक ये समझ नहीं पा रही है कि हुआ क्या था। जिला जज साहब ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है, जो बहुत गलत है। अगर जिले का जो मालिक है वो ही गलत निर्णय ले लेगा तो ये संभलेगा कैसे? किस तरह से ये व्यवस्था बनेगी? जब आप ये समझे कि उनको ये निर्णय लेने का कोई औचित्य ही नहीं था, वो आराम से अपने केबिन में जाके बैठ सकते थे। क्योंकि हमारी एक लंबी छुट्टी हो रही थी, 30 तारीख से हम 3 तारीख तक के लिए छुट्टी पे जा रहे थे। कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता। हमेशा अधिवक्ताओं का नाम आ जाता है कि अधिवक्ताओं ने ये कर दिया, अधिवक्ताओं ने कर दिया। किसी ने ये सोचा है कि अधिवक्ताओं की जो उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो जरूरत है, उनका हनन किस प्रकार हो रहा है? क्या हम आपके बीच में से उठ के नहीं आ रहे? अगर अधिवक्ता काला कोट पहन के आम जनता को न्याय दिला रहा है तो क्या वो आम जनताओं में से नहीं है? हम आम जनता में ही तो हैं। हम आपसे उठ के आ रहे हैं, आपके परिवार से उठ के आ रहे हैं, उन्हीं में से अधिवक्ता बन रहे हैं और आपके लिए लड़ रहे हैं। पर हमारे लिए क्या हो रहा है? हम एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इतने लंबे समय से कहे जा रहे हैं, क्या सरकार को ये बात सुनाई नहीं दे रही? क्यों हमारे मान सम्मान की जरूरत नहीं होगी? बड़ी दुखद बात है। हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, जब वो वकालत को, कभी भी आपको पता हो वकालत में कभी रिटायरमेंट नहीं होती है, तो जब वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में तो क्या उनके लिए कुछ सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इसका अधिकारी वो है या नहीं, जिसने अपना पूरा जीवन खपा दिया लोगों को न्याय दिलाने में, लोगों के न्याय के लिए लड़ता रहा? उस इंसान के साथ इतना भी इंसाफ नहीं किया जाएगा। और जिला जज साहब के लिए इसलिए इतनी तौहीनियत की बात है कि उन्होंने खुद की यूनिफॉर्म पे लाठीचार्ज करवाया। ये हमारी यूनिफॉर्म है, इसकी अगर इसकी गरिमा नहीं रख सकते तो उसे पहनने का उन्हें अधिकार नहीं। इसलिए हमारा मांग सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ से ट्रांसफर हो, वो निलंबित किए जाए। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर उन्हें किसी भी जिले में आप भेज दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में सैलाब जैसा हुआ है, वो कहीं तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में ही जाएंगे ना, कहीं बाहर तो नहीं जा सकते। इससे जहां भी जाएंगे उनका सम्मान नहीं होगा। हम बड़े सम्मान के साथ अपने प्रार्थना पत्रों में श्रीमान जी महोदय लिखते हैं, जब उनके लिए सम्मान है ही नहीं। आप जानते हैं अधिवक्ता कितने रोष में है, किस तरह से गुस्से में आकर के क्या क्या बातें कही जा रही हैं, वो कैसे सम्मान करेगा? वो कहीं भी चले जाए विवाद होगा। वकील साहब, एक सवाल आता है, इतनी सारे विवाद चल रहे हैं खासकर अधिवक्ताओं के बारे में, अधिवक्ता भी कर रहे हैं, और अधिवक्ता का जो विरोध है वो तो जायज है। मेन मुद्दा ये है कि आखिर जज साहब ने क्या किया था, क्या उन्होंने क्या, किस वजह से इतना मैं आपको शुरुआत से लेके 29/10 की ये घटना है, 29 अक्टूबर की, शुरुआत से लेके आज दिन तक की चीजें संक्षेप में बस जितना छोटा हो सकेगा बताती हूँ। घटना ये थी कि नाहर सिंह जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे। उनका एक मामला था, व्यक्तिगत कुछ मामला था, उसकी सुनवाई के लिए उन्होंने अपील की कि सर थोड़ी जल्दी आप हमारी फाइल को सुन लें। ऐसा कई बार कोर्ट्स हमारे साथ करती है, क्योंकि हम लोगों को भी पता होता है एक एडवोकेट एक केस के साथ तो डील नहीं कर सकता, उसे भी अपना परिवार चलाना है, उसे भी यह चीजें देखनी है, उसे 10 कोर्टों में जाना है, कुछ और व्यक्तिगत जरूरत हो सकती है। उन्होंने बस इतनी सी अपील की थी कि साहब ये इसको जरा जल्दी सुन लें। और उनके साथ लगभग 10-15 अधिवक्ता थे मामलों में। भाई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अध्यक्ष रहे हैं, कई सारे जूनियर्स होते हैं, सभी साथ में गए थे। कई सीखने के लिए साथ में जाते हैं। उनका खुद का बेटा भी था, वो भी एडवोकेट है प्रोफेशन में। उन्होंने कहा अगर नहीं सुन सकते तो ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर हो जाता, किसी एडीजे में चला जाता तो वहां सुनवाई हो जाती। सही बात तो जिला जज साहब ने ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमें सुनने में ये भी आया कि उन्होंने 5 तारीख तक के लिए अंतरिम दे दी थी। ठीक है, पर ये बात बताई तो नहीं थी। जिला जज साहब सिर्फ ये कह सकते थे कि लंच बाद पता कर लीजिएगा। कहानी खत्म थी, वो अपना निकल के चले जाते। हम हमेशा रोज का सीन होता है ये हमारा, कोई बड़ी चीज तो नहीं थी। वो वहां पे लोहा लेने लगे, लड़ने लगे तो दोनों तरफ से आर्ग्यू होने लगा। अगर आर्ग्यू होने लगा था, आपके पास कंटेम्प्ट का पूरा राइट है, आप कंटेम्प्ट डाल देते। कोर्ट रूम में आराम से वीडियो कैमरा लगा हुआ है, क्या हुआ था उसको आप बिल्कुल अपने काउंसिल्स के पास भेजिए, हाईकोर्ट भेजिए। आपको लाठीचार्ज कराने का हक किसने दिया? किसने? आपके पास ये हक ही नहीं है। इतनी नौबत आई कैसे? क्या आतंकवादी, कोई आतंकवादी था वहाँ? क्या किसी के हाथ में कोई लाठी थी वहाँ? जज साहब इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं। सर आप लोग जाके जिला जज साहब के वो वीडियो आपने देखी होगी कि जिला जज साहब तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। वो न्यूज़ हमने चलाया भी था। उनके बाबू पेश कर सब रोक रहे हैं उन्हें। वो समझदार थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि अधिवक्ताओं ने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो ये लाठीचार्ज, ये अपने कैबिन में गए, कैबिन में जा करके इन्होंने वहां पर फोर्स बुलवाई। फोर्स बुला के, वरना आप सोचिए कि एसीपी तुरंत वहां मौजूद हो सकता है, डीएसपी क्या तुरंत वहां मौजूद हो सकता है? इन्हें आने के लिए 10-15-20 मिनट तो देंगे आप।
इमीडिएट वो लोग वहां मौजूद थे, अंदर गए, फोर्स बुलवा के लाठीचार्ज कराई। और सबसे नई बात आपको पता है क्या है? न्यायालय के अंदर लाठीचार्ज हुआ था या न्यायालय के बाहर हुआ? न्यायालय के अंदर न्यायालय के डीजे अंदर। कोर्ट में 100 नंबर की जो हमारी कोर्ट है, जो हमारी सबसे बड़ी कोर्ट है अपने जिले की, गाजियाबाद की, उस कोर्ट के अंदर लाठीचार्ज कराया इन्होंने। और सबसे दुखद बात तो यह है कि महिलाओं पे भी लाठीचार्ज करा दिया। महिला अधिवक्ता जो थी उनके ऊपर, और जब लाठीचार्ज हुई तो कोई लेडीज पुलिस कांस्टेबल, कोई पुलिस ऑफिसर लेडीज नहीं थी। ये तो बहुत गलत हुआ है। जेंट्स जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने लाठी मारी, उन्होंने उनको गर्दन पे, थाइस पे, पीठ पे, कहाँ नहीं डंडा मारा, दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, पर हमारे सारे एविडेंसेस हैं। जिन अधिवक्ताओं को चोट लगी है, लगभग 15 से 20 अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और कोर्ट रूम में उसमें 50 से ऊपर अधिवक्ता थे, सभी के साथ बुरा किया। खून पड़ा है, खूनों के छींटे लगे हुए हैं। जो नाहर सिंह जी अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका मामला चल रहा था, उनके बेटे को तो उतनी बुरी तरह मारा गया कि यहाँ से कान से पूरा खून निकल रहा था। तो हमारे इन अधिवक्ताओं को कंपेंशन तो जरूर मिलेगा, जो सरकार देगी। मोर ओवर आज हम ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि किसी भी हालत में बिना एडवोकेट एक्ट के तो हम हटेंगे। हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर पे कैसे हाथ उठा सकता है? लाठी चार्ज करवाना मतलब आपने हाथ उठाया। आप इस चीज को, मामले को आराम से दबा सकते थे। आप चले जाते अपने केबिन में, वहां से आप अपने घर को रवाना हो जाते। छुट्टियां हो रही थी, 5 तारीख के बाद इसे सुना जा सकता था। शासन आखिर आप अधिवक्ताओं की बात क्यों नहीं सुन रही है? आखिर क्या कारण है? शासन इसलिए नहीं सुन रही, मुझे लगता है, देखिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है। जिला जज साहब हाईकोर्ट के लिए नॉमिनेटेड है, व्यवस्थाओं में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उस डेकोरम को कैसे चेंज करेंगे, इसलिए वो कोई लोड नहीं ले रहे। उन्हें लग रहा है कि कोई बात नहीं है, एक आंदोलन किया था, हापुड़ वाला मामला था, तब ऐसा किया था, अब दोबारा ऐसा कर लें। इसलिए वो सोच रहे कि इनके कोई बात नहीं है, इस तरह से करेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। कुछ कमी अंदर बीच में भी रहती है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम युवा अधिवक्ता अपने वरिष्ठों के लिए, अपने आने वाले युवा साथियों के लिए कर रहे हैं, और अपने सम्मान के लिए कर रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन तो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आप एक बात बताएं, मान लीजिए मेरे बड़े को गुस्सा आ जाता है, हमारे घर में हमारे मुखिया, हमारे पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो बड़ों का काम, छोटों का काम क्या होता है? शांत करना। लाठी चार्ज का आदेश दिया था ना जिला जज साहब ने, उसका निर्णय बाद में होता, काउंसिल्स करती, हाई कोर्ट करते, सुप्रीम कोर्ट करती, क्या होना है? आप लाठी बजा सकते थे सिर्फ फर्श पे, सर निकल जाए प्लीज, सर निकल जाए प्लीज। क्या आपको लगता है कि कोई भी अधिवक्ता भिड़ता? और अगर भिड़ता तब तो हम गुनहगार होते ना। आपने बर्बरता से लाठी चार्ज कराई, एसीपी वहीं खड़ा था, फोन चला रहा था, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहा था। अभिषेक श्रीवास्तव का पूरा हाथ है, डीएसपी का पूरा हाथ है इसमें। इन लोगों ने जानबूझ के मारा तो ये भी नहीं देखा कि महिलाओं को मार रहे हो। कुर्सी उठा के इनके कांस्टेबल मार रहे हैं, इनके जो भी इनके साथ आए, कुर्सी उठा के वो घूसे, पंचेज मारे गए, बुरी तरह से मारने की कोशिश की है, और कोर्ट से दौड़ाया है। सिर्फ यही नहीं, हमें 100 नंबर की कोर्ट रूम से जो अधिवक्ता वहां मौजूद थे, सबको दौड़ाया, खदेड़ा है। तो मतलब हमें, हमारे न्यायालय से तुम खदेड़ दोगे और हम बैठे रहेंगे? आप ही बताएं कि आपके घर में से कोई आपको निकाले, आप छोड़ देंगे क्या? ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। हम तो किसी तरह से भी चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी देखिए, हमने ज्यादा सख्ती करी नहीं है। अगर पूरी उत्तर प्रदेश या पूरा भारत रिवेन्यू बंद कर देगा ना, तो इन सबकी सैलरी कहाँ से आएगी ये बताएं। पर क्या हम जो ये पूरा इंतजाम करके इन्हें देते हैं, हमें इसमें से कुछ मिलता है क्या? हमारे वरिष्ठों का कोई पेंशन का इन्होंने इंतजाम किया है? जिस चीज की मांग की जा रही है ना सर, उसे मांगना नहीं चाहिए था, सरकार को स्वयं देना चाहिए था। ऑल ओवर इंडिया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगाना चाहिए था। आपको 7th पे स्केल पता है, आपको 8th पे स्केल पता है, आपको बाकी के पेंशन बढ़ाने पता है, आपको एडवोकेट के जो न्याय प्रणाली का, आप कहते हैं कि 4 स्तंभों में से न्यायपालिका एक स्तंभ है। न्यायपालिका की जो सबसे अहम भूमि है अधिवक्ता, पुलिस को और जजेस को जोड़ने वाली कड़ी अधिवक्ता है। उस कड़ी का आपको कुछ पता नहीं कि उनका क्या होगा। अच्छा, इस मामले में कुछ मामले ऐसे भी आने कि कुछ मीडिया, हम आप ही के लिए मांग रहे हैं, हमें आपके लिए दुख है। आपके परिवार वाले जेल में है, बेल नहीं हो रही है। हमारे भी घर में, सारे अधिवक्ताओं के घर में रोजी रोटी नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा जो काम है ना सर, हमारा जो पेशा है ना, ये रोज का है, डिग एंड ईट। पहले गड्ढा खोदो, निकालो और खाओ, ये यही जॉब है। हम तैयार है इसके लिए, हम एकदम डट के लड़ते हैं, हम न्याय के लिए लड़ते हैं। जो बेईमानी पुलिस करती है, आप सबको पता है, एफआईआर कैसे दर्ज होती है, सीडी कैसे लिखी जाती है, केस डायरी कैसे तैयार होती है। वो जो बेईमानी करते हैं, हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं। आम जनता के लिए लड़ते हैं, उन्हें न्याय दिलाते हैं, और अभी आम जनता के लिए कर रहे हैं। तो हम उन्हें मीडिया के थ्रू पहले से ही सूचित कर रहे थे कि हम इतनी देर अपने लिए समय मांग रहे, क्या आप हमारे साथ खड़े हो? हाँ, हमारे साथ सब खड़े थे। सबको पता था कि ये रोड डाइवर्जन है, आप रूट डाइवर्ट नहीं कर सकते थे। जब आपके कोई एमपी एमएलए आ जाते हैं, मंत्री साहब आए थे, पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया था। आपको मैं बता दूं, अभी हमारे योगी जी आए थे, सीएम साहब,
पूरे एक तरफ का रूट पूरा बंद किया पूरा बंद कर दिया गया, गया। इमीडिएट बंद किया गया था। आप सब जानते हैं, सब पत्रकार हैं, हम सबको मालूम था इस बारे में। तो क्या आपको ये नहीं पता था कि ये इतना गंभीर मामला, अधिवक्ता सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो इतने दुखद स्थिति में है, तो आपको वो रूट डाइवर्जन करना था। पत्रकारों से और पुलिस वालों से रोष ये है कि पुलिस ने तो पहले भी जानबूझ के किया, क्योंकि पुलिस की तूती बजाने वाले तो सिर्फ अधिवक्ता हैं। आपको बताइए हमसे क्यों जलते हैं? सबको लगता है ना कि आखिर क्या कारण है कि अधिवक्ता से पुलिस इतना खौफ खाता है या जलता है? क्योंकि जब कोर्ट रूम में वो आता है ना, और उसने जो बयान लिख रखे है ना, या सीडी में जो भी चीज उसने लिखी है ना, उसके बखिया हम उधेड़ते हैं, उसकी सच्चाई हम लाते हैं जस्टिस के सामने। उस समय उसका मुंह बंद हो जाता है कि वो क्या बोले, क्योंकि उसने झूठ लिखा है, उसने बेईमानी की है, उसकी बेईमानी वहां हम पकड़ते हैं। वो लज्जित होकर वहां से निकलता है। वो जो इतनी अपनी कॉलर ऐसे ऊपर किए होता है, उसे पता होता है कि उसकी चोरी हमने पकड़वा दी और सामने बता दिया, तो दुश्मनी क्यों नहीं की होगी? जानकारी उनको सही हाँ। तभी मिलती है। भाई साहब क्या कहना चाहिए आप इस बारे में, जो मामला चल रहा है? मुझे लगता है धर्म जो प्रशासन ही चलवा रहा हमसे जानबूझ के, कि कोई करो और ना कोई मन सुन रहा। अगर हम प्रशासन तो कब ऐसा चाहता कि जानबूझ के करो कुछ, हम शांति से धरना देते तो उसे भी नहीं करने देते। आखिर जनता जो गरीब है, जो जेल में बंद है, जो बेल के इंतजार में है, वो आखिर क्या करे? समस्या तो उनके साथ भी है। समस्या उनके साथ, हम तो चाहते हैं हमारी बात सुने, हमारा धरना खत्म कर दे, कल हमारा सब कुछ हो जाएगा चालू है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम चाहते हैं जनता को रिलीफ मिले, और हम खुद भी चाहते हैं कि हम कोई लंबा धरना नहीं करना चाहते, लेकिन बिना मांग पूरी हुए हम भी धरना पूरा नहीं करेंगे। कल अगर पुलिस ने बैरिकेड नहीं हटाई होती तो गाड़ी अंदर नहीं आती। झूठी एफआईआर उन्होंने दर्ज कर दी जानबूझ के अधिवक्ताओं के खिलाफ, क्योंकि ये चाह रहे हैं, देखिए लड़ाई को बढ़ाओगे तो लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई का सोल्यूशन निकालोगे खत्म हो जाएगी। हमारी मांगे हैं निलंबित किए जाए जिला जज, हमारी मांग स्पष्ट रूप से यही है। हमारी मांग है जो पुलिसकर्मी दोषी थे उनको भी निलंबित किया जाए, हमारी मांग स्पष्ट रूप से यही है। हमारी मांग यह है कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, स्पष्ट रूप से यही है। और सरकार को इसे सुनना पड़ेगा, सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा, सरकार को स्वयं से इसे देना पड़ेगा। अन्यथा जैसे हम, क्योंकि देखिए हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अगर हमारी ही सुरक्षा नहीं है, कहते हैं ना पहले अपनी सुरक्षा करो तब दूसरों की करोगे, आज हमें अपनी इज्जत बचानी है। हम उस कोर्ट रूम को फेस नहीं कर सकते जहां उस जिला जज ने हमारा ऐसा अपमान किया है। हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा सम्मान वापस नहीं मिलेगा। जैसा कि देखेंगे, अधिवक्ताओं की लड़ाई जायज है और काफी दिनों से संघर्ष कर रहे, पूरे 15 दिन हो गए, 29 तारीख से लगातार ये लोग धरने पे हैं। इनका भी चूल्हा इसी कोर्ट से चलता है। उन गरीबों की भी समस्या है, जो गरीब परेशान है, उनका भी दर्द इनके साथ है। ये लोगों की, जनता के लिए काम कर रही है और उन जनता का भी काम नहीं हो रहा, और जिसका प्रभाव इनके घर के ऊपर, घर गृहस्थी के ऊपर ही पड़ रहा है। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश तोमर के साथ, जिला कार्यालय गाजियाबाद।